हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है डार्क रियलिटी ऑफ जवान फिल्म। अच्छा शाहरुख शाहरुख खान। खान की मूवी है अ, ध्रुव राठी ध्रुव राठी ध्रुव राठी। ध्रुव राठ ध्रुव राठी। ध्रुव राठ ध्रुव ध्रुव राठी। राठी ध्रुव राठी। अच्छा, ध्रुव राठी की वीडियो है और इस वीडियो का जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे अच्छा, सारे सोशल अकाउंट सोशल सोशल अकाउंट सोशल सोशल इसका सोशल और मेरा सोशल। अच्छा, सोशल अकाउंट्स के हमारे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अच्छा, स्टार्ट बेसिकली मैंने मूवी नहीं देखी हुई, जवान मूवी से रिलेटेड है तो मैंने मूवी तो नहीं देखी, बट देखते हैं कि इसके अंदर डार्क रियलिटी क्या है, मतलब रियल स्टोरी क्या है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोगों ने वीडियो पहले से देखी हुई है तो हमारे साथ भी देख लो एक बार, और अगर नहीं देखी हुई तब भी देख लो। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्रुव राठी ध्रुव राठी चलो। नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज हुई जवान फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। इस फिल्म को जनता हाँ, से भी भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन क्या ये आप बात जानते सही हैं है। इस फिल्म में दिखाई गई आधी से ज्यादा घटनाएं असल जिंदगी से इंस्पायर्ड। आप शॉक हो जाएंगे हाँ। जानकर कि इस फिल्म में दिखाई गई चीजों का रियल लाइफ अच्छा, सच बताऊं तो मूवी मैंने भी नहीं देखी, इसने भी नहीं देखी हुई। देखनी है मूवी, बट हम लोग कुछ और कामों में बिजी थे, फिलहाल मूवीज नहीं देख पाए, सीजन्स देख रहे थे। शाहरुख खान की से मूवी कितना है तो बड़ा वैसे भी कनेक्शन वो है, देखनी तो है आइए ही जानते है। हैं आज के इस वीडियो में। किंग खान 600। इस वीडियो में मैं फिल्म के किसी भी बड़े प्लॉट पॉइंट का कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो भी आप इस वीडियो को बेझिझक देख सकते हैं। इनफैक्ट अच्छा। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो हो सकता है आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए फिल्म देखने के लिए इस वीडियो में दिखाए गए ये असली बढ़नी चाहिए। इश्यूज को देखने के बाद। शुरुआत करते हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ के दूसरे बड़े सीन से, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल में सेट है। जवान फिल्म में Okay. दिखाया है कि कैसे सरकारी हॉस्पिटल में छोटे बच्चे एंसेफेलाइटिस की बीमारी की वजह से मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। फिल्म में एक बड़े सिंसियर डॉक्टर ईराम को दिखाया है जो पूरी कोशिश करती हैं अपनी डॉक्टर बच्चों ईराम। को बचाने की, लेकिन इस घटना के पब्लिक होने के बाद सरकार उल्टा इन्हीं डॉक्टर को फ्रेम कर देती है, झूठा इल्जाम इन पर लगाया जाता है और हाँ। ये जेल में जाती है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों अगस्त 2017 को असल जिंदगी में गोरखपुर के शहर में। वहां एक सरकारी अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो जाती है 3 दिन के अंदर अंदर, जब हॉस्पिटल की पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है। उस वक्त डॉक्टर काफिल खान वहां पर एक पीडियाट्रिशियन के तौर पर काम कर रहे कफील हैं। खान। जब इन्हें पता लगता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है हॉस्पिटल में, तो ये अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो खुद से भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं अपने खुद के एक्सपेंस पर। इन्हें एक रियल लाइफ हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन जब इस इंसिडेंट की खबर मीडिया में आती है तो इसके बाद उल्टा इल्जाम डॉक्टर काफिल पर ही डाल दिया जाता है। सरकार इन पर आरोप लगाती है मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का। इन्हें अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और फिर 9 महीने तक ये जेल में रहते हैं। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जेल में कितनी बेरहमी से इन्हें मारा पीटा गया। 4-5 दिन तक इन्हें भूखा रखा गया। इतनी बुरी हालत थी कि अपनी कमर कितनी गलत बात है। मतलब अच्छे लोगों के साथ मोस्टली ऐसा ऐसे ही हो है। जाता है। अच्छे लोग हमेशा पिसते हैं। पर महीनों तक सो भी नहीं पाते थे। And they used to make me naked. They used to beat me with a stick. They didn't give me food or water for 4-5 days. अप्रैल 2018 में जाकर फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन्हें बेल मिलती है। कोर्ट कहता है कि कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने कुछ भी गलती करी। 2017 में एक इंक्वायरी पैनल बनाया जाता है इनके ऊपर लगे गए आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहां पर भी कहा जाता है कि इनके ऊपर लगाए गए आरोप बेसलेस हैं और इनकंसिस्टेंट हैं। इनफैक्ट इसी पैनल रिपोर्ट में लिखा होता है कि कैसे 11 और 12 अगस्त को इनके ऑनेस्ट एफर्ट्स की वजह से 500 से ज्यादा जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर इस हॉस्पिटल में आ पाए अलग अलग कंपनियों से। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जब डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो उन्होंने एम्ब्यू बैग्स देने शुरू कर दिए पेरेंट्स को। ये भी अच्छा। चीज असली में हुई थी। गोरखपुर ट्रेजेडी के दौरान रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो पेरेंट्स अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एम्ब्यू बैग्स का इस्तेमाल कर रहे थे, आखिरी दम तक कोशिश कर रहे थे, और कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। डॉक्टर काफिल का कहना था कि उन्हें स्केपगोट बनाया गया था और ये एक मैन मेड ट्रेजेडी थी।
30 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी गई थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटीज को और यूपी सरकार को। 63 लाख रुपीस का बिल ऑक्सीजन सप्लायर्स को पेंडिंग था, जो उन्हें पे नहीं किया गया था महीनों से। और बार बार चिट्ठियों में यही चीज बताई गई कि ऑक्सीजन सप्लायर्स को पे कर दो ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई आती रह सके हॉस्पिटल में। इस गोरखपुर ट्रेजेडी के होने से सिर्फ एक दिन पहले 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ खुद इस हॉस्पिटल में गए थे और विजिट करी थी उन्होंने। जो सब कुछ उस समय हुआ था उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा हो तो। नहीं देखा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देश में सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब है, ये हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली में कितनी खराब है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है लोगों की जिंदगियों पर, यह हमें पता चला इस फिल्म से और गोरखपुर ट्रेजेडी से। इन सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए फिल्म में एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी जाती है। कहा जाता है कि अगर नियत है तो इन सारे अस्पतालों को देश भर में सिर्फ 5 घंटे के अंदर सुधार दिया जा सकता है। ये चीज थोड़ी ज्यादा फिल्मी हो गई, लेकिन असल जिंदगी में मेरा मानना है कि 5 घंटे नहीं, लेकिन 2 से 3 हफ्तों में डेफिनेटली सारे अस्पतालों को सुधारा जा सकता है। और इतनी ही तेजी और एफिशिएंसी आप अपनी जिंदगी में भी ला सकते हैं अगर आप चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करें तो। यकीन मानिए मैं खुद रोज इस्तेमाल करता हूं चैट जीपीटी को और इससे मेरी एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। लेटेस्ट स्टडीज भी ये दिखा रही हैं, चैट जीपीटी एमबीए स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा तेज और ज्यादा बेहतर तरीके से इनोवेटिव आइडियाज दे सकता है। ये लॉ एग्जाम्स, बिजनेस केसेस में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, एमिनेशन की सख्त कमी है। 2015 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक मल्होत्रा दिल्ली। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो फिल्म में दर्शाया गया है वो है खराब हथियारों का। हमारे जवान देश में शहीद होते हैं दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि हमारे खुद के खराब हथियारों की वजह से, जिन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी क्रॉनी कैपिटलिस्ट के द्वारा। इसको लेकर भी रियलिटी में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं ओवर द इयर्स। 2012 इंडियन आर्मी के चीफ जनरल वीके सिंह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखकर कहते हैं कि आर्मी की जो टैंक फ्लीट है वहां पर क्रिटिकल एम्यूनेशन की सख्त कमी है। 2015 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक मल्होत्रा दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से हमारे सोल्जर्स को बेकार क्वालिटी के हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान रिस्क पर आती है। इस पीआईएल में एक घायल जवान का इंटरव्यू मेंशन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे डिफेक्टिव इंसास की वजह से छत्तीसगढ़ में एक मैसेकर हुआ। 2017 एक सीएजी रिपोर्ट मेंशन करती है कि कैसे 40% इंडियन आर्मी की एमिनेशन इतने कम लेवल पर है कि अगर एक वॉर हो जाती है तो 10 दिन से ज्यादा ये हथियार नहीं चलेंगे। 2018 इंडियन आर्मी मेड इन इंडिया राइफल्स को दूसरी बार रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ट्रायल्स के वक्त ये मेड इन इंडिया हथियार बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। ये रिपोर्ट्स अभी खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो और सुनो। 2020 एक इंटरनल आर्मी असेसमेंट में फ्लैग किया जाता है कि कैसे खराब हथियारों की वजह से पिछले 6 सालों में 403 एक्सीडेंट्स हुए हैं और 27 जवान शहीद हुए हैं एट अ लॉस ऑफ 960 करोड़ रुपीस। यह हथियारों को सप्लाई किया गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। इसके बाद सितंबर 2022 सिर्फ पिछले साल की रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया पुश की वजह से हमारी डिफेंस फोर्सेस कुछ क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। इसकी वजह से इंडिया काफी वल्नरेबल है चाइना और पाकिस्तान से आने वाले थ्रेट्स को लेकर। एक इस साल की रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पिछले 5 सालों में यार पाकिस्तान की टेंशन ना लो, हम लोग अभी फिलहाल अपने लोचे में हैं। मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारी तरफ से बेगम हो आप लोग। चाइना का अगर आप लोगों को मसला हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान से आप लोगों को बिल्कुल टेंशन ही ना लो। हम लोग फिलहाल इस मूड में ही नहीं, मतलब मूड क्या है, इस सिचुएशन में ही नहीं है कि किसी के साथ लड़ें, हम लोग खुद के साथ लड़ रहे हैं। अभी करीब 55 जवानों ने अपनी जिंदगियां खोई, 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। हाँ। एक बड़े टाइम फ्रेम में देखना है तो 2022 की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश किए पिछले 60 सालों में, जिसकी वजह से 200 पायलट्स और 60 सिविलियंस ने अपनी जिंदगियां खोई। इस इशू को वैसे रंग दे बसंती फिल्म में भी रेस किया गया था, अगर आपको याद हो तो। ये फिल्म का एक बड़ा मेजर प्लॉट पॉइंट होता है। अब आते हैं हम अपने तीसरे बड़े इशू पर, कॉर्पोरेट फंडिंग। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सीक्रेटली कॉर्पोरेट पैसे का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के लिए। इसी को लेकर 2017 में एक बड़ी चीज हुई थी हमारे देश में। अस्सलामुअलैकुम जनाब, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास वॉचेस में कौन सी कलेक्शन अवेलेबल है और उनमें हमारे पास कौन से डिज़ाइन अवेलेबल है। इस पे हमारे पास एक ये ब्लैक
वही तो कह- मोदी सरकार ने फाइनेंस बिल 2017 पास किया था जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को सीक्रेट डोनेशंस देना अलाउ किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। इसी बिल में ये लिमिट भी हटा दी गई थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया जा सकता है चंदे में। आखिर कितना पैसा दिया गया? इस साल की जनवरी की एक रिपोर्ट आई जिसने बताया कि बीजेपी को 2018 और 2022 के बीच में 5,270 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली सीक्रेटली। किसने ये फंडिंग दी हम नहीं जानते, हम नहीं बता सकते, क्योंकि यही बिल इन्होंने पास किया। ये चाहते ही थे अपनी फंडिंग को छुपाना। इसी रिपोर्ट के अनुसार इसी समय में कांग्रेस पार्टी को 960 करोड़ रुपीस मिले फंडिंग में और तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपीस मिले। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि स्विस बैंकों में पड़े काले धन को वो देश में वापस लाएंगे। एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपए ले आए ना, वो भी इमरान खान का dialogue है। ये सेम वही डायलॉग्स हैं और सेम वही स्ट्रेटजीज हैं जिन पे इमरान खान गवर्नमेंट में आया था। लेकिन इस बंदे ने चलो आने के बाद मुल्क को चेंज किया, मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन नैरेटिव यही था। और पाकिस्तान में भी नैरेटिव अभी तक यही चल रहा है कि जो लोग पैसा लूट के ले गए हैं उनका पैसा वापस लेके आना है, और कुछ भी नहीं आता भाई। के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने? जितना भी धन इनकी पार्टीज के पास आ रहा है सबको छुपा दी। अब बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी और पार्टी हो, जनता को पता ही नहीं चलना कि कौन इन्हें फंडिंग दे रहा है। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं बाहर से देखकर। एक और चीज यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग है कि एक एक्सपेंडिचर लिमिट होती है कि एक कैंडिडेट अपनी पॉलिटिकल कैंपेन पे कितना पैसा खर्च कर सकता है। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है, लेकिन लोकसभा की इलेक्शन में ये लिमिट 75 लाख रुपीस से लेकर 95 लाख रुपीस के बीच में है। यहाँ पर अगर हम लोकसभा की हर एक सीट के लिए अपर लिमिट भी ले लें, 543 सीट्स मल्टीप्लाइड बाय 95 लाख करीब 500 करोड़ रुपए के बराबर होता है। तो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी टेक्निकली इस 500 करोड़ रुपए से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकती। ये एक्सपेंडिचर लिमिट है, उन्हें अलाउड नहीं है। लेकिन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट ने बताया कि बीजेपी ने सिर्फ 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में कितने स्पेंड किए? 27,000 करोड़। सोचकर देखो कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। अगर इस रिपोर्ट को इग्नोर भी कर दो तो नवंबर 2019 में बीजेपी ने खुद अपना सबमिशन दिया था इलेक्शन कमीशन को, और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा है कि बीजेपी ने खुद एडमिट किया कि उन्होंने 1,264 करोड़ रुपीस स्पेंड किए लोकसभा की 2019 की इलेक्शंस में। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 500 करोड़ और ये स्पेंड कर रहे हैं 1,200 करोड़। कैसे? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? जवान फिल्म में दिखाया जाता है कि फिल्म का विलन फॉरेन इन्वेस्टर्स को बता रहा है कि कैसे भारत में वोटर्स को खरीदा जा सकता है। एक एक वोटर को 10,000 रुपए दो तो वो हमारी प्रेफर्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट कर देगा। ये चीज फिल्म में गलत दिखाई है क्योंकि 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे देश में हमें देखने को मिलता है कि लोग 1 किलो चिकन के लिए या 1 क्वार्टर विस्की के लिए भी अपना वोट बेच देते हैं। ऑब्वियसली रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि ये सेम इंडिया पाकिस्तान का मुझे सेम लग रहा है। पाकिस्तान में भी इसी तरीके से एक बिरयानी की प्लेट पे भाई पूरे वोट्स जाते हैं ना, पैसे के जरिए खरीदा जाता है वोटर्स को। लेकिन 2019 की लोकसभा के इलेक्शंस में 3,456 करोड़ रुपीस के सीजर्स हुए। इसमें कैश, गोल्ड, सिल्वर, अल्कोहल, ड्रग्स सब इंक्लूडेड है। और वोटर्स को खरीदना तो छोड़ो, आजकल एक नया ट्रेंड आया है मार्केट में। पॉलिटिकल पार्टीज एमएलएस को ही खरीद लेती हैं, मीडिया हाउसेस को ही खरीद लेती हैं, कैसीनोस, हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स रेसिंग, और फिर ये बिके हुए एमएलएस और मीडिया हाउसेस जनता के बीच में डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते हैं। अच्छा सच बताऊं ना, मैं इसलिए वीडियो 1-2 बार रोक चुका हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान की बात हो रही है। मतलब हर जगह इस तरह हो रहा है, हर जगह ना, नहीं, ये हर जगह डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। ये इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इस तरह के कंट्रीज है, सिर्फ इनमें बीच में नफरत फैलाते हैं ताकि इनका पॉलिटिकल मास्टर वहां पर सत्ता में बैठे रह सके। फिर फिल्म में मुद्दा उठाया गया है देश के पर्यावरण को लेकर, कैसे कई इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हमारी हवा और हमारे पानी को प्रदूषित करती हैं। जवान फिल्म में एक रेफरेंस देखने को मिलती है भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जो दिसंबर 1984 में हुई थी। इसकी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पर मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपने देखा नहीं है ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन बात सिर्फ एक ट्रेजेडी की नहीं है, एक इंसिडेंट की नहीं है। ये चीज इतनी कॉमनली हो रही है कि आप यकीन नहीं करोगे। सिर्फ एक रैंडम गूगल सर्च करके देखो कितने आर्टिकल्स आएंगे। 2006 से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में आयरन और माइनिंग की वजह से 2 नदियों का पानी गंदा हो गया और 100 गांव जो इन नदियों के किनारों पर बसते थे, वहां रहने वाले गांव वालों को एक कंटेमिनेटेड पानी इस्तेमाल करना पड़ा।
Let's say your tanks aren't getting the job done. Pull back to your base, completely modify them before the next battle. From the tracks to the armor to figuring out the perfect weapon, then head back to the battlefield to see if you can lead your new अपनी डेली ज़रूरतों के लिए। 2013 एक रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा बताती है कि 80% इंडियन सीवेज अनट्रीटेड नदियों में बहा दी जाती है। कौन कर रहा है ये? हजारों फैक्ट्रीज जो अनट्रीटेड सीवेज डंप कर रही हैं नदियों में। 2017 महाराष्ट्र's polluting factories are making its rivers the filthiest in India। सितंबर 2018 मागस ऐसे अवार्ड विनर एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र सिंह कहते हैं कि सरकार का नमामि गंगा प्रोजेक्ट फेल रहा है। अक्टूबर 2018 जीडी अग्रवाल आईआईटी के पास आउट एक साधु बन जाते हैं, स्वामी ज्ञान स्वरूप सनानंद। गंगा नदी को बचाने के लिए ये एक फास्ट पर बैठते हैं। इनकी डिमांड थी कि गंगा प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट किया जाए सरकार के द्वारा और एक टोटल बैन लगाया जाए क्वारिंग और स्टोन क्रशिंग पर जो गंगा नदी के किनारे होती है। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया। ये फास्ट पर 111 दिन तक बैठे रहे, जिसके बाद भूख के मारे इनकी मृत्यु हो गई। गंगा की सफाई के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल ने आखिरकार गंगा के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कॉन्डोलेंसेस जरूर एक्सप्रेस की। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का बजट था 20,000 करोड़ रुपए। उसकी डेडलाइन थी 2021। इस साल नमामि गंगे मिशन 2 अप्रूव किया गया। 22,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। डेडलाइन बनाई गई 2026। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति ने क्लियरली राज्यसभा को बताया कि इस बार उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ आउटडोर बाथिंग का वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया मीट करना है। ये नहीं कि गंगा का पानी पीने लायक बन जाए, बस इतना साफ हो कि वो नहाने लायक बन जाए। ये वो कोशिश करेंगे 2026 तक हो पाए। आगे चलिए, बाकी नदियां भी हैं। 2021 का आर्टिकल, कर्नाटका 1746 मिलियन लीटर सीवेज नदियों में हर दिन डंप करता है। 40% अनट्रीटेड है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका ब्लेम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पर जाता है। अप्रैल 2022 उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंडन नदी का पानी इतना खराब है कि नहाने लायक भी नहीं है वो। सितंबर 2022 झारखंड की दामोदर नदी का पानी टॉक्सिक बन चुका है। लोग इस पानी को इस्तेमाल करके बीमार पड़ रहे हैं। लोकल पावर स्टेशन और माइनिंग कंपनीज पैसा बचाने के लिए भारी पहाड़ियां ऐश की इस नदी में डंप करती हैं। 2023 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा में 413 इंडस्ट्रीज हैं टोटल में, जो अनट्रीटेड वेस्ट अपना यमुना नदी में डिस्चार्ज कर रही हैं। पानीपत नंबर 1 पर है 181 पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज के साथ। गुड़गांव नंबर 2 पर 100 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज के साथ। यही कारण है कि जवान फिल्म का विलन ओपनली फिल्म में फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहता है कि तुम अपना पैसा इलेक्शंस जीतने में इन्वेस्ट करो, पार्टी को डोनेट करने में इन्वेस्ट करो, तो इंडिया में तुम्हें खुली छूट मिलेगी। जितनी फैक्ट्री सेटअप करनी है करो, जितना चीप लेबर इस्तेमाल करना है करो, और पोल्यूशन फैलाओ, गंदगी फैलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिल्म का विलन ये भी कहता है कि इंडिया की इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बहुत ही फेवरेबल हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। बाकी डेवलप्ड देशों में काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो भारत में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, कई पेस्टिसाइड्स हैं जो बाकी देशों में बैंड हैं लेकिन इंडिया में अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन सुन रहा था। 116 डेंजरस पेस्टिसाइड से रिलेटेड बैन की मांग करी गई थी। 2013 की बात है जब एक अनुपम वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी इन डेंजरस पेस्टिसाइड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस कमेटी ने सिर्फ 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करी 2015 में। लेकिन सालों तक सरकार सोती रही और 2018 में जब सरकार ने एक्शन लिया तो सिर्फ 12 पेस्टिसाइड्स को बैन किया गया सरकार के द्वारा। फिर कहा कि 6 और डेंजरस पेस्टिसाइड्स को हम स्लोली फेज आउट करेंगे। तो 116 डेंजरस पेस्टिसाइड्स में से सिर्फ 18 को यहां पर बैन करने की कोशिश करी गई। इसके बाद एक और कमेटी बनी थी एसके मल्होत्रा के अंडर, जिसमें कुछ और पेस्टिसाइड्स को रिव्यू करने को कहा गया। इस कमेटी ने 2020 में कहा कि 27 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाना चाहिए इंडिया में। और 2022 में सरकार ने एक और कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक्शन क्या लिया? सिर्फ 3 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाया, वो भी फरवरी 2023 में जाकर। तो अब सरकार का जो एटीट्यूड है वो समझ ही सकते हो क्या है। ये देशवासियों की नहीं बल्कि क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की चिंता करते हैं। अगर थोड़े से ज्यादा पेस्टिसाइड्स पर बैन लगा दिया तो इन बड़े बड़े अरबपतियों का थोड़ा धंधा, उस पर फर्क पड़ जाएगा, उन्हें ना नुकसान उठाना पड़ जाए। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी एक कमेटी एक रिपोर्ट निकालती है, तुम उस रिपोर्ट पर एक्शन लेने की जगह दूसरी कमेटी बना देते हो। आखिर क्यों है इतना मुश्किल इन डेंजरस पेस्टिसाइड्स को बैन करना जो बाकी देशों में ऑलरेडी बैन हो चुके हैं? अच्छा, इसके बाद हम बात कर सकते हैं फूड सेफ्टी रेगुलेशंस की। 2017 की इस खबर को देखिए। एक्सपर्ट
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में पोल्ट्री फार्म्स एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी भारी डोज में एंटीबायोटिक्स दी जा रही है मुर्गियों को कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंसानों तक पहुंच रही है, और इसका मतलब ये है कि जब इंसानों को कोई ऐसी बीमारी होगी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तो इंसानों पर ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे। इसके बाद जाकर सरकार ने कुछ अच्छा काम किया था यहाँ पर कि 2017 में परमिसेबल लिमिट सेट कर दी थी कि मुर्गियों में कितना एंटीबायोटिक्स डाला जा सकता है, दिया जा सकता है उन्हें। 2018 की लेकिन इस खबर को देखिए, इंडियाज फार्म चिकन्स डोज्ड विद वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स। ये एक स्टडी करी गई थी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के द्वारा, जिसने पाया कि ये एक लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक है, कोलिस्टिन। इसे कितनी भारी मात्रा में इंडिया में मुर्गियों को दिया जा रहा है। 2019 में जाकर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर एक्शन लेती है और इस एंटीबायोटिक को बैन करती है। तो जहां एक्शन लिया भी जा रहा है वहां पर किसी रिपोर्ट का वेट किया जाता है, तभी एक्शन लिया जाता है। इससे आपको अहमियत पता चल जानी चाहिए फ्री मीडिया की। अगर सारा का सारा मीडिया देश में बिकाऊ होगा तो ऐसी रिपोर्ट्स कहीं छपेंगी नहीं और सरकार को कभी एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन रिपोर्ट्स के बिना सरकार कभी खुद से एक्शन नहीं लेती है इन चीजों पर। बस खत्म करते हैं। खत्म करें हैं? वीडियोस को अभी नहीं खत्म कर सकते ना, एक तो अभी 2-3 है वो। तो यार वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब पूरी की पूरी। इससे यही लगता है कि मूवी को जल्दी से जल्दी देखा जाए। और मतलब जो मूवीज रियलिटी पे बेस होती हैं ना, वो हाँ, उसके वैसे फेमस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब और वैसे ही उसने तो वो है भी- रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं हाँ, अभी और शाहरुख है भी खान। वो शाहरुख खान की मूवी तो बहरहाल अभी मुझे इस पूरी के पूरे सीन को सुन के ना, मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि ये सारा कुछ मुझे नहीं लग रहा कि ये इंडिया से रिलेटेड बात कर रहा है। मतलब मैं इसको ना ऐसे इस तरीके से ले रहा हूँ इस सारे ये सारा वर्ड्स को, पाकिस्तान में हो जैसे रहा कि है। ये सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा तो है ऐसे ही और है ये ना। पूरी पाकिस्तान के ऊपर ही एक तरह की मूवी बनी हुई है। तो देखा जाए तो मतलब वही सारी की सारी सिचुएशंस जो पाकिस्तान के साथ हो रही हैं, इंडिया फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया में स्टेबल भी है। होता है इस तरह, होता लेकिन है। उसने अपने आप को स्टेबल किया हुआ फिर है। भी कहीं ना करप्शन कहीं इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया है। ने अपने आप को स्टेबल किया, है लेकिन हमने corruption। जस्ट करप्शन की है, अपने आप को स्टेबल नहीं किया। हाँ, तो बहरहाल देखा जाए तो मजे की ये सारी की सारी रियलिटी बेस्ड चीजें हैं। तो मूवी देखेंगे तो तब पता चलेगा। अगर आप लोगों ने मूवी देख लिया तो लाजिम कमेंट्स के अंदर के बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। तो हम लोग बस जल्दी देखते हैं। वैसे पाकिस्तान में सिनेमाज वगैरह में चलती नहीं है, नहीं तो अगर सिनेमाज में लगती होती ना, ओफ जो मज़ा आना था। तो खैर एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह बाय बाय। हाफिज़।